है। जिंक मैग्नीशियम सिस्टम का जो है वो यहाँ पे हम फेज डायग्राम भी देखेंगे। यहाँ पे मैं आप लोगों को नोट्स भी प्रोवाइड कर रही हूँ एंड यहाँ पे हम जो है वो इसका फेज डायग्राम भी समझेंगे क्या होता है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फेज इक्विलिब्रियम चैप्टर के और भी नोट्स अपलोड हो चुके हैं जो कि बीएससी सेकेंड ईयर फिजिकल केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट में आपको सारे नोट्स जो है वो मिलते जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज जिंक मैग्नीशियम सिस्टम। तो जिंक मैग्नीशियम सिस्टम में यहाँ पे हम लोग जो है वो जिंक का यूज करेंगे और मैग्नीशियम का यूज करेंगे। दो चीजों का हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया हुआ है, इसलिए इसे टू कंपोनेंट सिस्टम कहा जाता है। मतलब दो घटक तंत्र इसे कहा जाता है। टू कंपोनेंट सिस्टम क्या होता है वो भी उसका अलग से नोट्स बना हुआ है। टू कंपोनेंट सिस्टम का ये सेकंड एग्जाम्पल है। पहला एग्जाम्पल हम लोगों ने सिल्वर और लेड सिस्टम वाला जो है वो देखा था। यहाँ पे हम जो है वो जिंक मैग्नीशियम सिस्टम के बारे में देखेंगे। बहुत ही ज्यादा इजी है। अगर आप सिल्वर और लेड वाला सिस्टम देख चुके हो तो ये सिस्टम भी आपको बहुत ही ज्यादा आसानी से जो है वो समझ में आ जाएगा, क्योंकि समथिंग वैसा ही है। क्लियर हुआ। यहाँ पे हम जो है वो जब देखते हैं जिंक और मैग्नीशियम को जब हम आपस में मिलाते हैं तो यहाँ पे MgZn2 जो है वो फॉर्म होता है। सारा चीजों को हम देखेंगे कैसे कैसे प्रोसेस होगा, किस प्रकार से ये बनेगा। तो इस सिस्टम में जो है वो टोटल 4 प्रावस्थाएं आपको देखने को मिलेगी। मींस यहाँ पे ये जो आपका डायग्राम है वहां उसमें आपको 4 फेज जो है वो देखने को मिलेगा। सबसे पहला तो सॉलिड मैग्नीशियम, देन सेकंड है सॉलिड जिंक मतलब ठोस मैग्नीशियम, ठोस जिंक। थर्ड नंबर में है सॉलिड MgZn2 और फोर्थ नंबर में है मैग्नीशियम और जिंक का सॉल्यूशन, मतलब मैग्नीशियम और जिंक का हमें विलियन जो है वो देखने को मिलेगा। मतलब कहा जाए तो ये जो सिस्टम है वहां पे आपको टोटल 4 फेज जो है वो समझना है। सॉलिड मैग्नीशियम, सॉलिड जिंक, सॉलिड MgZn2 और मैग्नीशियम एंड जिंक का सॉल्यूशन। क्लियर हुआ आपको? यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? ये जो जिंक मैग्नीशियम सिस्टम है टू कंपोनेंट का एग्जाम्पल है और इसके टोटल 4 फेज जो है वो होते हैं। अब चलिए थोड़ा सा इसके बारे में मैं आप लोगों को डायग्राम के बारे में थोड़ा बहुत बता देती हूँ, उसके बाद हम आगे नोट्स की तरफ जाएंगे। यहाँ पे आप जो डायग्राम यूज करोगे उसमें आप जो है वो 2 वेरिएबल का यूज करोगे। सबसे पहला होगा आपका कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन मतलब क्या होता है? संगठन। मतलब जो भी हम यहाँ पे लेंगे, जैसे कि यहाँ पे हम जिंक और मैग्नीशियम ले रहे हैं तो उसके हम कॉम्पोजिशन के बारे में जो है वो नीचे में लिखेंगे। ये भी मैं आप लोगों को आगे और अच्छे से क्लियर कर दूंगी। देन इस तरफ हम जो है वो टेम्परेचर लिखेंगे, जितना भी टेम्परेचर हमें लिखना होगा। यहाँ पे मैं पूरा लिखूंगी, टेम्परेचर को इस साइड भी मैं लिख सकती हूँ। यहाँ पे हम जो है वो टेम्परेचर लिखते हैं, यहाँ पे हम जो है वो कंपोजिशन लिखते हैं। आपको इसमें जो है वो फर्क नजर आ रहा होगा। यहाँ पे हम जब वाटर सिस्टम पढ़े थे वहां हम प्रेशर को भी इंक्लूड करते थे। प्रेशर यहाँ पे हम जो है वो यूज करते थे और टेम्परेचर यूज करते थे, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने प्रेशर यूज नहीं किया हुआ है। दाब, यहाँ पे हम लोगों ने दाब का जो वेरिएबल है हम लोगों ने यहाँ पे यूज नहीं किया हुआ है। ओनली यहाँ पे हम लोगों ने टेम्परेचर और कंपोजिशन का जो है वो यूज किया हुआ है। तो क्योंकि हम लोग यहाँ पे टेम्परेचर और कंपोजिशन का यूज किए हुए हैं इसलिए इसे TC फेज डायग्राम भी शॉर्टकट में हम बोल सकते हैं। तो जिंक मैग्नीशियम सिस्टम में हम जो है वो TC डायग्राम पढ़ेंगे, ऐसा बोल सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे हम लोगों ने T से टेम्परेचर और C से कंपोजिशन जो है वो 2 वेरिएबल यहाँ पे यूज किया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, प्रेशर आप देख रहे हो कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो प्रेशर को हम लोगों ने यहाँ पे कांस्टेंट माना हुआ है। कांस्टेंट मतलब होता है स्थिर, तो उसे हम लोगों ने प्रेशर को कांस्टेंट मान के रखा हुआ है। तो चलिए आगे पॉइंट आप लिखिए। इस सिस्टम में प्रेशर को कांस्टेंट माना गया है, यह TC डायग्राम कहलाता है। तो ये जस्ट इसका जो है वो इंट्रोडक्शन हुआ जिंक मैग्नीशियम सिस्टम का। तो इंट्रोडक्शन में आप लोगों ने क्या देखा, जिंक और मैग्नीशियम को मिलाने पे हमें MgZn2 जो है वो प्राप्त होगा। और इस सिस्टम में हम जो है वो टोटल 4 फेज के बारे में पढ़ेंगे एंड ये सिस्टम को TC डायग्राम भी कहते हैं। और इस सिस्टम में हम लोगों ने केवल टेम्परेचर और कंपोजिशन को यूज किया हुआ है और यहाँ पे हम लोगों ने प्रेशर को कांस्टेंट माना हुआ है। यहाँ तक क्लियर हुआ गाइस आपको? अब चलिए हम जो है वो इसके कर्व के बारे में जो है वो देखेंगे। काफी सारे कर्व आपको जो है वो यहाँ पे पढ़ने को मिलेंगे। तो अब हम जो है वो फाइनली डायग्राम जो है वो स्टार्ट करते हैं। और देखिए डायग्राम के साथ साथ हम जो है वो नोट्स भी देखते जाएंगे, तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा ये इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको कॉम्पोजिशन बता देती हूँ, कॉम्पोजिशन कैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए ये वाला जो पॉइंट है ना, जो A वाला पॉइंट है आप देख रहे हो, इस तरफ वाला जो पॉइंट है उसमें 100% मैग्नीशियम लिखा हुआ है। मींस यहाँ पे इस पॉइंट पे हम जो है वो प्योर मैग्नीशियम का यूज करेंगे। यहाँ पे मैग्नीशियम में कोई मिलावट आपको देखने को नहीं मिलेगा, कोई भी यहाँ पे अशुद्धि आपको देखने को नहीं मिलेगा। मींस
जो ये वाला पॉइंट रहेगा, इस पॉइंट की मैं बात कर रही हूँ, इस पॉइंट में हम जो है वो 100% मैग्नीशियम यूज करेंगे। बट जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे इस पॉइंट से आगे बढ़ते जाएंगे, हम धीरे धीरे करके इसमें जिंक को ऐड करते जाएंगे। क्लियर हुआ? सेम सिल्वर और लेड वाला सिस्टम है। अगर आप वो देखे हो तो ये तो आपको अच्छे समझ में आ ही रहा होगा। मतलब अगर यहाँ पे हम लोगों ने 100% मैग्नीशियम लिया है तो मे भी ये वाले पॉइंट पे 90% मैग्नीशियम हो जाए और 10% जिंक हो जाए। मे भी ये वाले पॉइंट ऐसा पॉइंट आ जाए जिसमें 50% मैग्नीशियम 50% जिंक। तो जैसे जैसे हम इधर की तरफ जो है वो आगे बढ़ते जाएंगे, आपका मैग्नीशियम का परसेंटेज जो है वो कम होते जाएगा और जिंक का परसेंट जो है वो बढ़ते जाएगा। और ये वाला पॉइंट ऐसा पॉइंट होगा, इस तरफ वाला पॉइंट, ये जो लास्ट पॉइंट, जिसमें आपको 100% जिंक मिलेगा। मतलब प्योर जिंक आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको कोई भी मैग्नीशियम का मिलावट नहीं रहेगा। समझ आया आप लोगों को? जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, मैग्नीशियम के साथ जो है वो जिंक को ऐड करते जाएंगे। अगर इस तरीके से इस तरफ से मैं देखूं तो इस तरफ से मैं इधर आगे बढ़ते जाऊंगी तो धीरे धीरे हम मैग्नीशियम को ऐड जो है वो करते जाएंगे। तो समझ आएगा इस आपको ये कंपोजिशन कैसे करना है। इस वाले पॉइंट पे 100% मैग्नीशियम रहेगा और इस वाले पॉइंट पे 100% जिंक रहेगा। मतलब ये तो आप समझ ही गए होंगे और ज्यादा नहीं समझाऊंगी। इसे हम संगठन कहेंगे। क्लियर हुआ आपको? देन हम उसके बाद जो है वो टेम्परेचर देखते हैं। टेम्परेचर भी सेम इधर से जो है वो कम से बढ़ते हुआ जाएगा। मतलब यहाँ पे देखिए 200, 200, देन 300, देन 400, 500, इस तरीके से हम जो है वो ऊपर की ओर इसे बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। क्लियर हुआ आपको? अब चलिए सबसे पहले हम पॉइंट ए की बात कर लेते हैं। तो ये वाला जो आपका पॉइंट होगा ना, पॉइंट ए, वो पूरा मैग्नीशियम वाला पॉइंट कहलाएगा। ये मान लो आप ये वाला, अगर मैं इधर की बात कर रही हूँ तो इधर पूरा मैग्नीशियम के बारे में बताऊंगी और इस तरफ मैं बात करूंगी तो इधर जिंक के बारे में बताऊंगी। तो अगर हम ये वाले पॉइंट की बात करें, पॉइंट ए, जहाँ पे आप लोगों ने प्योर मैग्नीशियम का यूज किया हुआ है, और ये इसका टेम्परेचर क्या है, ये जो पॉइंट है इसका टेम्परेचर क्या है, 650, 650 डिग्री सेल्सियस जो है वो इसका टेम्परेचर है। ये जो है वो इसका मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है, गलनांक कहलाता है। गलनांक मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ से अगर ये ऊपर की तरफ जाएगा ना, यहाँ से अगर ये ऊपर की तरफ जाएगा तो ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ मैंने क्या कहा आपको? अगर हम इसे 650 डिग्री सेल्सियस से अगर मैं इस ए पॉइंट को ऊपर की तरफ बढ़ा दूं तो जो आपका मैग्नीशियम होगा वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि देखिए यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, इंक्रीज होता जा रहा है। अगर मैं मैग्नीशियम को 650 डिग्री सेल्सियस से अधिक टेम्परेचर पे गर्म करूं तो वो जो मैग्नीशियम होगा वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। मेल्ट होना मतलब समझ रहे हो ना? जैसे कि मैग्नीशियम मान लीजिए आपके पास सॉलिड अवस्था में है, ठोस अवस्था में है। अगर मैं उसको बहुत ज्यादा टेम्परेचर दे दूं, मान लीजिए 700 उसको टेम्परेचर दे दूं, तो वो क्या होगा, वो मेल्ट हो जाएगा, वो पिघल जाएगा, मतलब वो लिक्विड बन जाएगा। इतना मैं उसको टेम्परेचर दूंगी कि वो लिक्विड बन जाएगा। तो ये जो 650 है वो उसका मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है, मैग्नीशियम का गलनांक कहलाता है। यहाँ से हम जो है वो पॉइंट ए करके जो है वो इसे लिखते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? अब देखिए, अब सवाल ये आता है कि आखिर ये जो कर्व है वो नीचे की ओर जो है वो क्यों आ गया? आखिर ऐसा इसमें हम लोगों ने क्या किया कि ये जो आपका मैग्नीशियम, ये जो पॉइंट ए है वो अचानक से ऐसे नीचे क्यों आ गया और यहीं पे आके क्यों रुका? तो इसका मेन कारण ये है कि, तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, इसमें धीरे धीरे जिंक ऐड कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे जो आपका ये जो 650 है वो प्योर मैग्नीशियम का मेल्टिंग पॉइंट है। बिकॉज यहाँ पे हम लोगों ने मैग्नीशियम में अभी कोई भी अशुद्धि या कोई भी अदर सब्सटेंस या कोई भी अदर जिंक यहाँ पे हम लोगों ने अभी नहीं मिलाया, बिकॉज इसलिए 650 जो है वो इसका प्योर मेल्टिंग पॉइंट है। बट जैसे जैसे हम जो है वो आगे की ओर बढ़ते जाएंगे, यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो मैग्नीशियम है उसमें मैं जिंक को ऐड करते जाऊंगी। क्लियर हुआ? यहाँ पे हम जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ते जाएंगे हम यहाँ पे जिंक ऐड करते जाएंगे। अब स्वाभाविक सी बात है कि अगर मैग्नीशियम में मैं जिंक को ऐड करूंगी तो उसका मेल्टिंग पॉइंट तो धीरे से गिर जाएगा ना। मतलब अगर मैग्नीशियम का मेल्टिंग पॉइंट 650 है और मैं अगर उसमें अशुद्धि मिला दूं, अगर उसमें मैं जिंक डाल दूं, तो स्वाभाविक सी बात है उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है, मतलब वो जो कर्व है वो धीरे धीरे नीचे की ओर आ जाएगा। समझ आया आप लोगों को? तो ये जो ए और सी वाला जो कर्व है वो इस बात का संकेत है कि हम यहाँ पे मैग्नीशियम में जो है वो जिंक को ऐड कर रहे हैं, इसलिए ये जो कर्व है आपको इस तरीके से गिरा हुआ मिलेगा। क्लियर हुआ आपको? और ये जो है वो कर्व गिर करके पॉइंट सी पर जो है वो आ जाएगा। पॉइंट सी पर ये जो कर्व है वो आ जाएगा। पॉइंट सी पर इसलिए आएगा क्योंकि अब अगर हम इसके नीचे गए,
अब अगर मैं जिंक ऐड कर दूं तो वो जो आपका जिंक है वो पूरा हमें जो है वो एकदम सॉलिड अवस्था में जो है वो मिलेगा। मतलब यहाँ पे जो जिंक है वो, क्योंकि यहाँ पे देखिए मेल्ट हुआ था जिंक, आपका मेल्टिंग वाला जिंक था, लिक्विड वाला जिंक था, बट यहाँ पे हम लोगों ने धीरे धीरे जिंक ऐड किया तो वो धीरे धीरे इतना सॉलिड हो जाएगा कि अगर इस पॉइंट से अगर आप नीचे की ओर बढ़ोगे तो पूरा आपको वो सॉलिड जो है वो बन जाएगा। तो ए और सी जो है वो कर्व आपको समझ में आया क्या कहा जा रहा है इसमें। तो चलिए अब आप जो है वो इसका नोट्स देख लीजिए। नोट्स आप जो है वो देखोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो कर्व एसी की हम बात करें तो लिख लीजिए यहाँ पे मैंने क्या क्या बताया है। यह मैग्नीशियम का फ्रीजिंग पॉइंट कर्व कहलाता है। ये जो आपके कर्व का नाम है, अगर आप एग्जाम में लिखते हो तो आपको कर्व का जो है वो नाम लिखना पड़ेगा। अगर आप कर्व के बारे में, वक्र के बारे में बता रहे हो तो सबसे मेन है उसका आपको कौन से टेम्परेचर पे स्टार्ट होकर के कौन से टेम्परेचर पे वो खत्म हो रहा है। तो यहाँ पे जो कर्व एसी है वो जो है वो 650 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट हो रहा है और 347 डिग्री सेल्सियस पे 347 डिग्री सेल्सियस पे जो है वो ये एंड हो रहा है। तो कर्व एक जो है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 650 से जो है वो स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे जाके खत्म हो रहा है, 347 डिग्री सेल्सियस पे जाके ये कर्व एसी जो है वो कंप्लीट हो रहा है। और इस कर्व का नाम क्या है आपका, फ्रीजिंग पॉइंट कर्व है। द्रवणांक कर्व भी द्रवणांक वक्र भी जो है वो आप इसे लिख सकते हो, बट यूज करो यार, अब इंग्लिश में थोड़ा लिखा करो। फ्रीजिंग पॉइंट कर्व जो है वो आप लिखना, एकदम से ऐसे हिंदी यूज करोगे तो भूल जाओगे। तो यहाँ पे मैग्नीशियम का फ्रीजिंग पॉइंट कर्व जो है वो ये कहलाता है। जो कर्व एसी है उसका नाम ही है ये, आप नाम थोड़ा सा याद कर लेना। अब देखिए आगे देखते हैं। पॉइंट ए मैग्नीशियम का मेल्टिंग पॉइंट मतलब गलनांक 650 डिग्री सेल्सियस जो है वो दर्शाता है, जो कि मैं आप लोगों को बता ही चुकी हूँ। 650 डिग्री सेल्सियस इज अ मेल्टिंग पॉइंट, मैग्नीशियम का मेल्टिंग पॉइंट है वो। और मैग्नीशियम में जिंक की मात्रा मिलाते जाने पर उसका टेम्परेचर ए से सी की तक जो है वो कम हो जाता है, जो कि कर्व एसी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो क्या कहा जा रहा है इसमें, मैग्नीशियम में जिंक को मिलाते जाने पर उसका टेम्परेचर जो है वो धीरे धीरे कम होता जाता है और ए से सी तक जो है वो एक कर्व बना लेता है, जो कि उसका कर्व एसी जो है वो कहलाता है। क्लियर हुआ आपको। तो अगर हम इसमें कर्व एसी में इक्विलिब्रियम देखें तो कर्व एसी जो है वो किसके किसके बीच में इक्विलिब्रियम दर्शाता है, मैग्नीशियम सॉलिड, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे ठोस मैग्नीशियम लिया था, और मेल्ट Mg Zn, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया, Mg में जो है वो Zn मिलाना स्टार्ट किया था। जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था कि धीरे धीरे हम जो है वो मैग्नीशियम में Zn भी मिलाते जा रहे हैं। तो किसके किसके बीच जो है वो इक्विलिब्रियम दर्शा रहा है, ये वाला कर्व, मैग्नीशियम सॉलिड और मैग्नीशियम मेल्ट, मैग्नीशियम और जिंक। मेल्ट मतलब समझ जाना लिक्विड, द्रव, अगर द्रव की बात करूं तो उसको मैं मेल्ट ही आगे जो है वो लिखेंगे। यहाँ पे आप नोट्स में उसको मेल्ट ही आपको लिखना पड़ेगा। तो क्लियर हुआ आपको किसके किसके बीच जो इक्विलिब्रियम दर्शा रहा है, यहाँ पे मैग्नीशियम सॉलिड इक्विलिब्रियम विथ मेल्ट Mg प्लस Zn। तो देखिए किसी भी कर्व को जब आप एक्सप्लेन करोगे तो आपको 3 से 4 चीज जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट लिखना है। पहला तो कर्व का नाम लिखना होगा आपको, देन कहाँ से कौन से टेम्परेचर से स्टार्ट होकर कौन से टेम्परेचर पे एंड हो रहा है, वो कर्व जो है वो क्यों बन रहा है, आखिर क्या रीजन है जिसमें वो कर्व बन रहा है, और इसमें जो कर्व है वो किसके किसके बीच इक्विलिब्रियम दर्शा रहा है। क्लियर हुआ आपको। अब चलिए हम डिग्री ऑफ फ्रीडम देखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको हर कर्व का जो है वो लिखना होगा। तो F इक्वल C माइनस P प्लस 1। अब प्लस 1 यहाँ पे मैंने क्यों लिखा हुआ है, बाकी जगह तो +2 पढ़ते थे, बट बिकॉज ये 2 कंपोनेंट सिस्टम है, हम लोगों ने प्रेशर को वहां पे कांस्टेंट रखा हुआ है, इसलिए यहाँ पे हम +2 ना लिख करके +1 लिखते हैं। क्लियर हुआ गाइस आपको। तो कंपोनेंट कितना, कौन से कंपोनेंट का एग्जांपल है, 2 कंपोनेंट, तो C की जगह हम 2 लिखेंगे। फेस, कितना फेस यहाँ पे यूज हुआ है इस कर्व में, 2 फेस, तो आप यहाँ पे 2 लिख दीजिएगा, +1। आंसर कितना आया, 1। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम, इस कर्व का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, 1। तो आप चाहो तो, क्योंकि मैंने ना डायग्राम में इसे ना नहीं लिखा हुआ है, आप चाहो ना तो ये जो इक्विलिब्रियम है उसे आप जो है वो इस कर्व के ऐसे ऊपर में लिख सकते हो, क्योंकि मैंने नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि अगर मैं सबको लिख दूं तो पूरा कचरा टाइप दिखेगा और आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए। लेकिन कायदे से अगर आप एग्जाम में लिखते हो तो ये जो एसी कर्व है ना, वहां पे कौन कौन सी किसके किसके बीच इक्विलिब्रियम है और डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है उसको थोड़ा सा दिखा देना, क्योंकि ऐसे में थोड़ा सा खाली लग रहा है, आई नो। तो ये सब चीज को थोड़ा सा आप दिखा देना। क्लियर हुआ आपको। तो हमारा कर्व एसी जो है वो कंप्लीट हुआ, समझ आया आपको, कर्व एसी। अब चलिए हम जो है वो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे
हमारा कर्व AC जो है वो A से स्टार्ट होकर के C में खत्म हो गया। अब हम पॉइंट C के बारे में देखेंगे। यहां से हम आ रहे हैं, यहां तक हम आ गए, पॉइंट C में हमारा जो कर्व AC है वो कंप्लीट हो गया। अब हम किसके बारे में बात करेंगे? पॉइंट C के बारे में बात करेंगे। पॉइंट C क्या है? पॉइंट C का नाम है यूटेक्टिक पॉइंट, जिसे गलन क्रांतिक पॉइंट कहते हैं। आगे इसका हम नोट्स भी देखेंगे। ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम में जो पॉइंट C है वो आपका यूटेक्टिक पॉइंट कहलाएगा। यूटेक्टिक पॉइंट आपका कहलाएगा। इस पॉइंट का नाम ही यूटेक्टिक पॉइंट है और इसे जो है वो गलन क्रांतिक कहते हैं। यहाँ पे इसका जो पॉइंट C का जो टेम्परेचर है वो 347 डिग्री जो है वो सेल्सियस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए हम देखते हैं इस पॉइंट के बारे में आपको क्या लिखना है। इस सिस्टम में पॉइंट C जो है वो यूटेक्टिक पॉइंट कहलाता है, गलन क्रांतिक जो है वो ये कहलाता है। और ये जो आपका टेम्परेचर है 347 डिग्री सेल्सियस वो गलन क्रांतिक ताप कहलाता है, या यूटेक्टिक टेम्परेचर जो है वो आप कह सकते हो। ये जो आपका पॉइंट है वहां पे आपको 3 फेज देखने को मिलेंगे। अभी तक हम लोगों ने कर्व AC के बारे में पढ़ा था, वहां पे आपको 2 फेज देखने को मिला था, बट यहाँ पे हमें 3 फेज देखने को मिलेगा। पहला तो मैग्नीशियम सॉलिड और दूसरा मैग्नीशियम Zn2 और मेल्ट मतलब द्रव। ये 3 फेज जो है वो आपको देखने को मिलेगा। यूटेक्टिक पॉइंट में मैंने क्या बताया था कि अगर ये यहां से अगर हम टेम्परेचर को अगर हम जिंक डालते जाए और टेम्परेचर को भी ना बढ़ाए तो यहाँ अगर C पॉइंट से नीचे आएगा तो बिल्कुल वो सॉलिड बन जाएगा। जो मेल्ट वगैरह करके बना रहे हो ना वो पूरा सॉलिड बन जाएगा। तो हम इसको इसी पॉइंट तक जो है वो रोक देते हैं, क्योंकि यहाँ हमें सॉलिड नहीं चाहिए है। यहाँ पे हम जो है वो इसे C पॉइंट तक ही रोक देते हैं। तो यहाँ पे आपको 3 फेज देखने को मिल रहा है, मैग्नीशियम सॉलिड, MgZn2 और मेल्ट। तो 3 फेज है यहाँ पे आपका। तो चलिए अब हम इस पॉइंट C का जो है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम देखते हैं। C-P+1 कितना कंपोनेंट है? 2 कंपोनेंट है। फेज कितना है आपका? 3 है, +1, आंसर 0, डिग्री ऑफ फ्रीडम 0। पॉइंट C पर सिस्टम नॉन वेरिएंट है। नॉन वेरिएंट क्यों है? जहां पे जिस भी सिस्टम पे जो भी पॉइंट आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 बताता है वो आपका नॉन वेरिएंट कहलाता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या होता है ये भी मैंने अलग से बताया हुआ है। देखिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम का 0 का मतलब ये है कि अगर आपको ये बताना मतलब इसमें ये कहा जा रहा है कि 0 मतलब आपको कोई वेरिएंट की जरूरत ही नहीं है बताने के लिए। वो हमें पता ही है कि जब 347 डिग्री सेल्सियस पे जब हम लोग मैग्नीशियम और Mg को जब मिलाते जाएंगे और इस टेम्परेचर पे आएगा तो ये जो पॉइंट है वो उसका यूटेक्टिक पॉइंट होगा। मतलब इसके बारे में हमें कोई वेरिएबल देने की जरूरत ही नहीं है। 0 का मतलब जो है वो यही होता है। तो ये क्या है आपका? नॉन वेरिएंट। इस सिस्टम का जो है वो नॉन वेरिएंट टाइप पॉइंट जो है वो ये कहलाता है। क्लियर हुआ आपको? तो पॉइंट C के लिए जो है वो आप ये सब लिखिएगा, समझ आएगा इस आपको। अब चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम जो है वो पॉइंट CD जो है वो देखते हैं। कर्व CD, सॉरी पॉइंट नहीं, कर्व CD जो है वो आप देखते हैं। और हाँ, यहाँ पे आप लिख लेना, यहाँ पे पॉइंट C को थोड़ा एरो करके यहाँ पे आप लिख लेना, पॉइंट C इज अ यूटेक्टिक पॉइंट, ऐसा थोड़ा सा बता देना। गलन क्रांतिक भी आप लिख सकते हो। C जो है वो यूटेक्टिक पॉइंट है करके जो है वो आप यहाँ पे लिख देना। मैं इसलिए नहीं लिखी हूँ ताकि एकदम से अजीब सा मत दिखे, आपको आसानी से हर एक पॉइंट समझ में आ जाए। तो पॉइंट C को आप यूटेक्टिक पॉइंट जो है वो लिख सकते हो। और यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 0, F = 0 बता देना। क्लियर हुआ आपको? यहाँ तक पहुंच गए हम। अब हमको कहाँ जाना है? यहाँ से यहाँ जाना है। अब देखिए कैसे यहाँ से यहाँ गए हम लोग, C से D, पॉइंट C से D तक हम कैसे गए वो हम जो है वो देखेंगे। कर्व CD हम जो है वो पढ़ेंगे। एक कर्व आप देख लिए, पॉइंट C भी आप समझ गए, यूटेक्टिक पॉइंट कहलाता है। अब हम जो है वो CD देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों ने क्या किया, मैग्नीशियम में जिंक मिलाते गए और आपका एक पॉइंट आ गया जहाँ पे जो आपका मैग्नीशियम और जो जिंक था वो अब ठोस बनने वाला है। लेकिन हमें जो है वो उसे इग्नोर करना है। हमें जो है वो उसको ठोस नहीं उसको जो है वो सॉलिड उस टाइप से नहीं बनाना है। हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए हम जो है वो जिंक को मिलाते ही जा रहे हैं, अभी भी हम इसमें जिंक को ऐड करते ही जा रहे हैं। लेकिन इसके लिए हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को फिर से बढ़ा देंगे। मतलब जो भी आपका सिस्टम होगा ना, जैसे कि किसी भी कंटेनर में आप अगर मैग्नीशियम जिंक को मिला रहे हो तो एक पॉइंट के बाद, इस C पॉइंट यूटेक्टिक पॉइंट के बाद आप सडनली टेम्परेचर को क्या करोगे, इंक्रीज कर दोगे। तो टेम्परेचर आपको कहाँ तक इंक्रीज करना है,
576 डिग्री सेल्सियस तक आपको जो टेम्परेचर है उसको इंक्रीज करना है। बट यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप जिंक मिलाना जो है वो बंद नहीं किए हो, यहाँ पे आप कंटिन्यू जिंक को ऐड करते ही जा रहे हो। बट यहाँ पे हम जो है वो टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिए हैं। टेम्परेचर जैसे हमारा इंक्रीज हुआ, हमारा एक और कर्व मिल गया हमें, जो कि सीडी कर्व कहलाता है। अब सीडी कर्व क्या होता है, कैसे होता है, ये सब हम जो है वो नोट्स में देखेंगे। एक एक करके एक एक पॉइंट आपको लिखना होगा। तो पॉइंट सी पर और अधिक जिंक मिलाने पर एवं सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ाने पर कर्व सीडी जो है वो मिलता है। समझ आया आपको? सिस्टम में और अधिक जिंक मिलाने पर और टेम्परेचर का जो सिस्टम का जो टेम्परेचर है उसको हम फिर से बढ़ा देंगे तो हमें क्या मिलेगा, कर्व सीडी जो है वो प्राप्त होगा। इसे MgZn2 का फ्रीजिंग पॉइंट कर्व कहते हैं। तो कर्व का नाम जो है वो आप अच्छे से देख लीजिए, इसे MgZn2 का फ्रीजिंग पॉइंट कर्व कहते हैं। इस कर्व पर पूरा मैग्नीशियम कंपोनेंट MgZn2 में चेंज हो जाता है। मींस यहाँ पे अब कोई भी आपको सॉलिड देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज ये पूरा मेल्ट हो चुका है। क्लियर हुआ? हम लोगों ने यहाँ पे इतना टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया है कि पूरा आपको केवल एक ही चीज देखने को मिलेगा, वो होगा MgZn2 और पूरा मेल्ट। मतलब यहाँ पे अब सब चीज मेल्ट हो चुका है। मैंने एक पॉइंट बताया था ना, यहाँ से अब पूरा सॉलिड हो जाएगा, बट उसे हम लोगों ने इग्नोर किया और इसका टेम्परेचर जो है वो सडनली हमने अपने सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया। अब क्या होगा, यहाँ पे आपको जो है वो पूरा आपको MgZn2 जो है वो देखने को मिलेगा। क्लियर हुआ आपको? तो कर्व पर पूरा Mg कंपोनेंट जो कंपाउंड है, मैग्नीशियम जो आपके पास है, वो पूरा MgZn2 में जो है वो चेंज हो जाता है। मतलब यहाँ पे आपको कौन कौन सा फेज देखने को मिलेगा, MgZn2 प्लस मेल्ट, इनके बीच आपको इक्विलिब्रियम देखने को मिलेगा। P इक्वल क्या, 2, मतलब फेज कितना है यहाँ पे, 2 है। तो F इक्वल C माइनस P प्लस 1, कंपोनेंट कितना है, 2, फेज कितना है, 2 प्लस 1, 1, आंसर 1 आया इसका। तो कर्व सीडी का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 1 होगा। तो कर्व सीडी का जो नाम है क्या है, MgZn2 का फ्रीजिंग पॉइंट कर्व कहलाता है। कर्व का नाम लिख देना आप लोग, किसके किसके बीच इक्विलिब्रियम है वो भी बता देना, और यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो 1 होगा, ये भी आप जो है वो बता देना। मतलब मोनोवेरिएंट सिस्टम है ये सिस्टम, मतलब ये जो पॉइंट सीडी कर्व है वो मोनोवेरिएंट जो है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम दिखाते हैं। तो कहाँ कहाँ क्या क्या हमारा अब तक कंप्लीट हो गया है, एसी कर्व हो गया, पॉइंट सी भी हम समझ चुके, सीडी कर्व भी हम समझ चुके। अब हम क्या समझेंगे, पॉइंट डी। पॉइंट डी के बारे में समझेंगे और वेरी इंपॉर्टेंट है, पॉइंट डी जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम पॉइंट डी भी स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, ये जो पॉइंट डी होगा ना, उसे हम जो है वो कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे, कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे। इसका नाम जो है वो आप एकदम याद कर लो। हिंदी में अगर आप बोलोगे तो सर्वांग सम करके जो है वो आप बोल सकते हो। पॉइंट डी इज अ कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट। क्लियर हुआ? पॉइंट डी का नाम क्या है आपका, कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट। मैं बताऊंगी आगे इसे क्यों कहते हैं कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट। हिंदी में जो है वो आप इसे सर्वांग सम बोल सकते हो। और इसका जो आप टेम्परेचर है वो देख रहे हो 576 डिग्री सेल्सियस, 576 डिग्री सेल्सियस जो है वो यहाँ पे है। तो यहाँ पे आप जो है वो पॉइंट डी के बारे में कुछ कुछ लिख लीजिए। पॉइंट डी जो है वो कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। सर्वांग सम भी जो है वो आप लिख सकते हो। कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग मतलब सर्वांग सम होता है। तो पॉइंट डी इज अ कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट। इस पॉइंट पर सॉलिड प्लस मेल्ट का संगठन समान अर्थात MgZn2 हो जाता है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे जो आपका MgZn2 है वो आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिलेगा। मींस यहाँ पे जो हम लोगों ने MgZn2 को मिलाया हुआ है और यहाँ पे हमें एक कंपोजिशन मिला है, वो है MgZn2 का कंपोजिशन। इसलिए ये जो पॉइंट है वो आपका कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट जो है वो कहलाता है। इस पॉइंट को MgZn2 का मेल्टिंग पॉइंट भी कहते हैं। मतलब ये जो आपका पॉइंट होगा, बिकॉज यहाँ पे MgZn2 आपका फॉर्म हो रहा है, इसे MgZn2 का मेल्टिंग पॉइंट भी कहते हैं। मतलब इसे MgZn2 का गलनांक भी कहते हैं। और इसका जो टेम्परेचर है वो 576 डिग्री सेल्सियस है, जो कि मैं आप लोगों को बता ही चुकी हूँ। तो यहाँ पे आप किसके किसके बीच जो है वो इक्विलिब्रियम देखोगे, सॉलिड और मेल्ट के बीच, बिकॉज यहाँ पे हमारा पूरा जो है वो मेल्ट हो चुका है। तो मतलब सॉलिड और मेल्ट के बीच जो है वो आपको इक्विलिब्रियम देखने को मिलेगा। फेस 2 करके जो है वो आप लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें 2 फेज देखने को मिल रहा है। तो चलिए हम इस पॉइंट का जो है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल लेते हैं। F इक्वल C माइनस P प्लस 1, 1 माइनस 2 प्लस 1 इक्वल 0। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो 0 आ रहा है। तो जो पॉइंट D है उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो 0 होगा। यहाँ पे 2 फेज होने के बावजूद भी ये
नॉन वेरिएंट जो है वो पॉइंट है। नॉन वेरिएंट मतलब जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 होता है उसे हम नॉन वेरिएंट जो है वो कहते हैं। तो पॉइंट डी जो है वो इस पूरे सिस्टम के लिए जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और इस पॉइंट को ये जो मैं 5 से 6 पॉइंट जो पॉइंट डी के लिए मैंने लिखा हुआ है उसे आप पूरा लिखना, क्योंकि इसमें जो है वो यही पॉइंट को आपके जो भी टीचर हैं वो अच्छे से देखेंगे। क्योंकि जो पॉइंट डी है वो कांग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। यहाँ पे हमें MgZn2 का संगठन प्राप्त होता है। इसका टेम्परेचर जो है वो 576 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो 0 होता है। इसे MgZn2 का मेल्टिंग पॉइंट भी कहते हैं। इस पॉइंट में 2 फेस होने के बावजूद भी ये जो है वो नॉन वेरिएंट है, 0 डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो इसका मिलता है। क्लियर हुआ आपको पॉइंट डी समझ आया। अब चलिए हम DF कर्व के बारे में जो है वो देखेंगे। सॉरी DE, ये F नहीं है, ये DE है। क्लियर हुआ आपको। तो अब हम जो है वो DE कर्व जो है वो हम देखेंगे। अब हम क्या कर रहे हैं, देखिए आप, मैग्नीशियम में जो है वो कंटिन्यू जिंक को मिलाते जा रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, इसका टेम्परेचर जैसे हम लोग बढ़ा रहे थे ना, तो टेम्परेचर को हम लोग थोड़ा सा रोक देंगे, लेकिन हम लोग इसमें और जिंक मिला देंगे। मतलब यहाँ पे हम जो है वो ये वाला पॉइंट आपका इसलिए नीचे आ रहा है क्योंकि हम लोगों ने इसमें अब कुछ ज्यादा ही जिंक जो है वो मिला दिया है। आप इस तरफ देख रहे हो 100% मैग्नीशियम है, इस तरफ जो है वो 100% जिंक है। मतलब अब देखिए हम लोग इसमें इतना जिंक मिला दिए हैं, ये कर्व जो है फिर से नीचे आ गया है। डी से ई कर्व जो है वो बन चुका है। और यहाँ पे आप DE कर्व के लिए छोटा सा पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हो। इस पॉइंट में Zn और अधिक मिलाने पर कर्व DE प्राप्त होता है। जिंक सॉलिड और सॉल्यूशन के बीच जो है वो इक्विलिब्रियम दर्शाएगा। 2 फेस यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, F = C-P+1। तो कंपोनेंट कितना है, 2 है। फेस कितना है, 2 है और 1 है। तो ये जो आपका DE कर्व है उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो आपका 1 आएगा। क्लियर हुआ आपको। DE कर्व के बारे में भी आप अच्छे से लिख सकते हो। लास्ट हमारा कौन सा कर्व बचा हुआ है, BE कर्व। BE कर्व जो है वो आपका बचा हुआ है, लेकिन इससे पहले हम E पॉइंट के बारे में देखेंगे। DE कर्व तो आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया, DE कर्व जो है वो क्यों बना हुआ है। तो क्लियर होगा इस आपको, ये जो पूरे कर्व है वहां पे सबको लिखते जाना है कि ये कौन सा कर्व है, किसके किसके बीच इक्विलिब्रियम है, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, ये आपको जो है वो आपके डायग्राम में इंक्लूड करना है। अब हम जो है वो E पॉइंट के बारे में समझेंगे। अभी तक हम लोगों ने कितने पॉइंट को जो है वो देख लिया, C पॉइंट के बारे में भी आप समझ गए, D पॉइंट के बारे में भी आप समझ गए। अब हम E पॉइंट के बारे में देखेंगे। इस पॉइंट को हम यूटेक्टिक पॉइंट कहते हैं। ये जो फिर से हमारा जो आपका पॉइंट मिलेगा, जैसे हम लोगों ने C को कहा था ना यूटेक्टिक पॉइंट, ये आपका दूसरा यूटेक्टिक पॉइंट है। एक यूटेक्टिक पॉइंट तो ये हो गया, एक यूटेक्टिक पॉइंट क्या होगा, E होगा। अब चलिए इसके बारे में भी मैं आप लोगों को जो है वो नोट्स दे देती हूँ। इस पॉइंट को यूटेक्टिक पॉइंट E कहा जाता है। सॉलिड जिंक, सॉलिड मैग्नीशियम Zn2 और सॉल्यूशन के बीच जो है वो इक्विलिब्रियम दर्शाएगा। मतलब यहाँ पे टोटल आपको 3 फेज देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल सकते हो C-P+1 का यूज करके। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आएगा, 0 आएगा। मतलब ये जो आपका पॉइंट E है वहां पे डिग्री ऑफ फ्रीडम F = जो है वो 0 आएगा। E अल्सो कॉल्ड यूटेक्टिक पॉइंट। और ये जो है वो नॉन वेरिएंट सिस्टम जो है वो कहलाता है। और इसे हम यूटेक्टिक पॉइंट को हिंदी में गलन क्रांतिक ताप जो है वो लिख सकते हैं। क्लियर हुआ आपको। लास्ट हमारा बचा हुआ है कर्व BE, फिर ये आपका कंप्लीट हो जाता है। काफी लंबा सा नोट्स है। लास्ट हम देख लेते हैं BE। अब जैसे कि इस पॉइंट की मैं बात करूं तो आपको पता ही है कि ये जो पॉइंट है आपका जिंक वाला एरिया कहलाता है। मींस यहाँ पे हम लोगों ने 100% जिंक का जो है वो यूज किया हुआ है। तो ये जो आपका पॉइंट B है 420 डिग्री सेल्सियस, वो जिंक का मेल्टिंग पॉइंट है, वो जिंक का गलनांक है। अगर हम इस पॉइंट से ऊपर आते हैं तो जो जिंक होगा वो पूरा मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब वो जो है वो गलनांक, उसको वो जो है वो गलने लग जाएगा। तो 420 डिग्री सेल्सियस से नीचे अगर हम जाते हैं तो हमें ठोस रूप में मिलता है। और तो ये 420 डिग्री सेल्सियस जो है वो जिंक का मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। अब यहाँ पे बात यह आता है कि आखिर ये कर्व जो है वो इस तरफ से नीचे की ओर जो है वो क्यों आया। क्योंकि हम यहाँ पे आप देख रहे हो जिंक में जो है वो मैग्नीशियम ऐड करते जा रहे हैं। क्योंकि मैंने कहा था ना इस तरफ प्योर जिंक है, बट इधर अगर हम इस तरफ आते जाएंगे तो हम यहाँ पे मैग्नीशियम भी जो है वो देखेंगे। तो मैग्नीशियम हम लोगों ने यहाँ पे ऐड किया हुआ है, इसलिए जो कर्व है वो इसका जो टेम्परेचर है वो इस तरफ जो है वो गिर चुका है। तो ये BE कर्व आपका बनता है। तो नोट्स लिख लीजिए BE कर्व का। BE कर्व मैग्नीशियम मिलाने पर जिंक के मेल्टिंग पॉइंट में कमी को दर्शाता है। तो Zn और सॉल्यूशन के बीच ये इक्विलिब्रियम दर्शाएगा। 2 फेस है तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर आप निकालोगे तो 1 आएगा। और ये आपका BE कर्व भी हो गया। तो क्लियर हुआ गाइस आज का टॉपिक। सारे चीजों को आपको इसमें जो है वो इंक्लूड करना है आपके डायग्राम में।
तो आई होप यू गाइस आज का वीडियो भी आपको समझ आया होगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।